उत्तर प्रदेश के 2 अजला में कोरोना का कोई केस नहीं है, जबकि 16 अजला में कोरोना के 10 से भी कम केसेस हैं। रियासत के 53 अजला ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में केस हैं। सिर्फ 4 अजला लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में कोरोना के सैकड़ों मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,74,00,000 अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 18 से 44 साल की उम्र के लोग 16,69,000 हैं। मुरादाबाद में भैंस का गोश्त ले जा रहे शख्स की पिटाई करने वाले मुबैना गौरक्षक मनोज ठाकुर और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 मई को शाकिर नाम के शख्स को पाबंदी लगे जानवर का गोश्त ले जाने का इल्जाम लगाकर भीड़ को उकसाकर शाकिर की पिटाई करवाई थी। पुलिस इस मामले में 4 मुलजमीन को पहले ही जेल भेज चुकी है। मनोज ठाकुर और उसके साथियों को कोतवाली खगड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के बाद तलबा की सेहत व सलामती को मलहूज रखते हुए तलबा से हॉस्टल खाली करके अपने घरों को जाने को कहा। इस ताल्लुक से फैसला गुज़श्ता रोज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर की सरपरस्ती में हुई एक मीटिंग में लिया गया था, जबकि तलबा ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि इस वबा के दौर में उन्हें यूनिवर्सिटी के महफूज कैंपस से निकाल कर अपने घरों को भेजा जा रहा है, जहां उन्हें माकूल तिब्बी सहूलियात का मिलना मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वबा के दौर में तलबा के कैंपस में न होने की खबरें AMU इंतजामिया की जानिब से कई बार सामने आई थीं। अब तलबा से हॉस्टल खाली करने की अपील के बाद तलबा लीडर फैजुल हसन ने बरहमी का इजहार किया। AMU इंतजामिया ने यह फैसला लिया और आज एडवाइजरी जारी करी स्टूडेंट्स को कि वो हॉस्टल फौरन वेकेट कर दें और अपने घर में अपने रिस्पेक्टिव घर वापस चले जाएं। ये डिसीजन इंतजामिया ने इसलिए लिया है कि कोविड-19 का जिस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ और फेज़ 2 में आपने जो देखा है बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है। तो ये दरख्वास्त दरियाफ्त की एडवाइजरी जारी करी गई है और साथ में ये भी बताते चले कि ऑलरेडी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन मोड में चल रही हैं। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में होंगे। एक बार फिर से वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने ये दरख्वास्त की स्टूडेंट्स से कि वो घर पे जाएं और अपने पेरेंट्स को, अपने अजीज़ व अकारिब को मोटिवेट करें कि वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि टीका जो है वही इसकी हिफाजत करेगा और एक रिस्पेक्टेबल और एक रिस्पॉन्सिबल अलीगढ़ के स्टूडेंट होने के नाते ये इनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 5 पॉइंट की एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो छात्र स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं वो फ़ौरन खाली करके अपने घर चले जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रॉक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो चेक करें और सिक्योरिटी की पर्पज़ से सारी चीज़ें मुहैया कराएं, हर चीज़। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्या जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर या स्टाफ सिर्फ वही लोग इसकी जो है चीज़ें हासिल कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है? और ये कोई स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ज़िम्मेदार लोग पढ़ते हैं और इसमें बाकायदा जो मैच्योर लड़के हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लड़कों को इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकाल करके उनके ज़िले भेज दिया जाए, जहां पर ज़िलों में ना तो मेडिकल फैसिलिटी सही है, ना वहां वैक्सीन का कोई मामला सही है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की सही चीज़ें हैं मुहैया हो पा रही हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ हो सकती थी, मिल सकती हैं आसानी से, वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे वक्त में ऐसा तुगलकी फरमान जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या साबित करना। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह के डॉक्टरों के ताल्लुक से दिए गए बयान के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि माना कि बीजेपी की सियासत में इतनी गिरावट आ गई है कि वो डॉक्टरों का मुआवजा राक्षस से कर रहे हैं। ख्याल रहे कि बीजेपी के रुकन असेंबली सुरेंद्र तिवारी ने डॉक्टरों का मुआवजा राक्षसों से किया है। बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी का बयान आया है कि डॉक्टर राक्षस। माना बाबा रामदेव के साथ भाजपा की बड़ी अच्छी छंती, बड़े घनिष्ठ संबंध, उनका व्यापार आसमान छू रहा है। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे पहुंच गई है कि जिस कोविड कोरोना से लड़ने में हजारों डॉक्टर
और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने प्राणों की आहूत दे दी, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने फूल बरसाकर जिनका स्वागत किया, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया। अब राजनीति में भाजपा इस गिरावट पे आ गई कि वो एलोपैथी से जुड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को राक्षस कह रही है, राक्षस कह रही है। शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोग निर्वाचित होते हैं, ऐसे लोग राजनीति में हैं। मैं इस बयान की निंदा करते हुए भाजपा से कहूंगा, अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिया गया उनके एक विधायक का बयान है जिसके साथ वो सहमत है। पर मैं इस बयान की निंदा करता हूं। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के दरमियान जहां बच्चों के लिए नए अस्पताल और बेड्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं कानपुर जिले के अस्पताल में इससे जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के जिला अस्पताल उरसला में बच्चों के लिए कई साल से बनकर तैयार पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी PICU पर वबा के दौर में ताला पड़ा हुआ है, जबकि इसे चलाने के लिए 5 डॉक्टरों की टीम में मौजूद है। बस दरकार है एनेस्थीसिया की डॉक्टर की। अस्पताल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां जारी हैं और अनुमान के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से अस्पतालों में आपने देखा होगा कि कई अस्पतालों की तस्वीर ऐसी सामने आई हैं जिसमें तीसरी लहर को लेकर तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए खास तौर से ये जो तीसरी लहर होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उरसला के बाल रोग विभाग में, जहां पर PICU बना हुआ है। ये PICU कम से कम 5 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये 5 साल से अब तक एक बार भी शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह से अधिकारियों का कहना है, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के तकनीकी और विशेषज्ञ होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आज तक ये चलाया नहीं जा सका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उस पर ये एक सवालिया निशान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ के आला अधिकारियों की बात की जाए, DM की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए, वो लोग इस पर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो उन तक भी ये बात नहीं पहुंची। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में गांव करसो और उसके मुतसिल दीगर गांव में जहरीली शराब पीने के बाद अलग अलग मकामात पर कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मुतादिद की हालत खराब होने के बाद इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की बीनाई भी खत्म हुई है। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी गई। वहीं गांव के प्रधान राहुल का दावा है कि मरने वालों की तादाद 19 है। गांव में वाक़ दोनों ही शराब की दुकानों को सील कर दिया गया। हादसे के बाद से ही पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। मृतकों की संख्या अभी तक जो अधिकृत जानकारी है वो 12 की है। टोटल करीब 7 लोग इस हॉस्पिटल में और 10 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। उनका यथासंभव बेस्ट इलाज किया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि आगे और कोई जनहानि ना हो। 17 लोग टोटल एडमिट हैं। 17 लोग टोटल एडमिट हैं। मृतकों के मुआवजे के लिए कोई ठेके हैं जिनका विरोध किया जाता है लेकिन हटाए नहीं जाते हैं। जी, जो ठेका है जहाँ से शराब लोगों ने खरीदी है, इसका विरोध किया था गाँव के लोगों ने, लेकिन वो शराब के ठेके को नहीं हटाया गया। ये एक पॉलिसी मैटर है जो अभी हमारी विवेचना का विषय नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो भी स्थानीय नागरिकों की भावनाएं होंगी उससे जो भी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उन तक अवगत कराया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, इस मामले में पुलिस कुछ कार्रवाई की गई है? अभी मैंने आपसे कहा कि अभी जो प्रारंभिक जांच पड़ताल है उसमें इनका इन शराब के ठेकों से शराब का लिया जाना, क्रय किया जाना सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी वो एक ही व्यक्ति की दुकान है, तो दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकृत उनको कर दिया गया। उसके बाद में सूचना आई छेरत की। छेरत में भी 3 लोगों की मौत की बात है
तो तीनों दुकानें आबकारी विभाग की हैं, लाइसेंसी हैं और प्रथम दृष्टया लाइसेंसी जो उनके सेल्समैन हैं इसके लिए दोषी हैं। उनको पुलिस उनके खिलाफ FIR लिख करके कार्रवाई भी कर रही है। मैंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात किया है और उनके स्तर से मैंने कहा है कि ये चूँकि गंभीर घटना है और इसमें NSA की कार्रवाई करनी है हम लोगों को और पूरी टीम सर्विलांस की टीमें लगा करके सारे लिंक निकाल करके जो इसमें मेन आदमी है वहाँ तक पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसी दिशा में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। घटना की जांच के लिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ADM प्रशासन है जो घटना की जांच कर रहे हैं। देखो, कल हमारे पास में ठेका है यहीं पे हमारे गांव की सीमा में। कल रात गांव के लोगों ने प्लस के इंडियन बॉटलिंग प्लांट पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने, प्लस के हैवतपुर गांव के लोगों ने, प्लस के निमाने गांव के लोगों ने, अंडला गांव के लोगों ने यहाँ से दारू खरीदी, जैसा कि यूजुअली लोग खरीदते हैं। तो पीने के बाद में बहुत थोड़ा लिटिल मात्रा में पीने के बाद में लोग बीमार हुए, वॉमिटिंग हुई, लोग अंधे हो गए। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे में ही 3 कैजुअल्टी हमारे गांव में, 4 कैजुअल्टी अंडला में, एक कैजुअल्टी हैवतपुर में, 6 लोग इंडियन बॉटलिंग प्लांट के कर्मचारी, ड्राइवर, लेबर क्लास के लोग और निमाने के गांव में पड़ोस में, मतलब अराउंड काउंटिंग अभी तक जारी है 19 की, जो कि डेथ हो चुकी है इनकी और सब, हाँ जी 19 लोगों की, और बाकी 10 लोग हमारे गांव से हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 अंधे हो चुके हैं, बाकी 8 लोग सीवियर ट्रीटमेंट के अंदर हैं। और ये करसुआ गांव है, यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार हुए हैं। कई डेथ है गई, पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है गए, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए, 3 या गाँव में मौत है गई, 10 लोग हॉस्पिटल में। तो क्या वजह है इसके पीछे? ये शराब है, बस ये शराब जो है ये कोई ऐसी शराब या ठेका में बिकी है जिससे पी के लोग। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर अलीगढ़ जिला आबकारी महकमे के इंचार्ज धीरज शर्मा ने अहकामात सादिर करते हुए जिले में सभी 249 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन दुकानों से शराब खरीदी गई थी उन्हें सील कर दिया गया। वहीं महकमे के लोगों की लापरवाही और नकली शराब बनाकर फरोख्त करने जैसे अहम नुकात पर भी तफ्तीश की जा रही है। किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। क्या वजह है? लगभग 249 दुकानें हैं जो अभी बंद कराई जा रही हैं और उनके 249 देसी दुकानें, क्योंकि ये सारा केस देसी लिकर का ही है, इसलिए देसी शराब की दुकानों पर ही अभी सतत निगाह रखी जा रही है कि ऐसा कैसे हुआ है और इसका आगे भी अभी इसके केसेस ना बढ़े। ये भी बात में आई कि ये जो लोग जो शराब बनाते थे यहाँ पर शराब बनाकर बेचते थे। जी देखिए, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है वहाँ पे, नहीं तो इतने लोगों की डेथ कैसे हो जाती? कुछ ना कुछ अगर गलत नहीं होता, देखिए विभागीय लापरवाही है, उसकी भी तथ्यों की जाँच की जाएगी, जो दोषी होगा। जिस तरीके से सर इस तरीके का जो लेकर बेचा जा रहा है जी, वहाँ सेक्टर पे जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं, क्या उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? इतने लोगों की जान चली गई। अब ये तो जांच का विषय है, वो उनके मुआयने होते हैं, अगर उन्होंने मुआयने अपने टाइम से नहीं किए हैं तो वो अपना उनकी जांच में बिंदु आएगा, उसके भी पक्ष की जांच की जाएगी। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस भी हरकत में आ गई है और तेजी से गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। अलीगढ़ के SSP ने बताया कि अभी तक दोनों ही देसी शराब की दुकानें चलाने वाले और वहां बैठने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की 6 टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। इसकी 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आज अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पर तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान पहुंचे और इस सानहे के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर ने अलीगढ़ में हुए इस हादसे के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए आला सतह की जांच का मुतालबा किया। के संरक्षण में धड़ल्ले से और जहरीली शराब बेची जा रही है, जिस पर प्रशासन नकेल कसने में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है, नाकाम साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी
प्रशासन की कमी है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना को आज अंजाम मिला है। और प्रशासन पैसे के चक्कर में गलत लोगों को ठेके दे देते हैं, उससे वो लोग मिलावट का बड़े जोर शोर से धंधा कर रहे हैं और जो गरीब मजलूम शोषित लोग हैं उनकी जान की कोई कीमत इनकी नज़रों में नहीं रही है। थाना छेरत में, करसुआ में, गभाना के हैं और पूरे प्रदेश में ये जहरीली शराब का एक ऐसा स्कैंडल चल रहा है जिससे बहुत परिवार उजड़ रहे हैं और ये प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। प्रशासन और शासन इसको कतई रोकने की उसमें नहीं है और जो माफिया हैं, शराब माफिया, वो धड़ेआम गरीब लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनके परिवार उजड़ रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में दर्दनाक हादसा पेश आया। ईंट भट्टे पर गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान थी। बच्चों की मौत से इलाके की फिजा सोगवार हो गई। ये तीनों बच्चे ईंट भट्टे पर ही रहते थे। खेलते वक्त पानी में कूदने की वजह से हादसा पेश आया। यह हादसा कोतवाली इलाके के बिहारीपुर ईंट भट्टे पर पेश आया। इलाहाबाद में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद के बारे में सरकारी आदाद-ओ-शुमार पर कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने सवालात खड़े किए हैं। महकमे सेहत की तरफ से रोजाना जारी होने वाले आदाद-ओ-शुमार में सिर्फ 3 या 4 मौतें ही दिखाई जा रही हैं, जबकि क्वारंटीन के दौरान घरों में होने वाली अमवात को दर्ज नहीं किया जा रहा है। इलाहाबाद कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी का कहना है कि कब्रिस्तानों में आने वाले जनाजों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं दफन कराया जा रहा है। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के सदर जावेद मोहम्मद का कहना है कि इलाहाबाद में कोरोना से मरने वालों की सही तादाद जानबूझकर छुपाई जा रही है। जावेद मोहम्मद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना से फौत होने वाले अफराद के बारे में लोगों को सही जानकारी फराहम करे। तो रोज शाम को रिपोर्ट ली जाती है थाने के जरिए कि आपके यहाँ कितनी मिट्टी कोरोना की आई, तो हम उनको कहते हैं कि आज 2 आई, आज 1 आई, आज 1 भी नहीं आई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से जो प्रोसीजर था पैक हो गया आने का, वो एक तरीके से खत्म सा हो गया है। अब घर से ही मिट्टी इतनी आ रही है जो कोरोना की है, उसको इनको आंकड़े में कोरोना गिनना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं गिन रहा है, जिसके वजह से सरकार बता रही साहब कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की मौत ही नहीं हो रही है। लेकिन मौत अगर कोरोना की नहीं हो रही तो किसकी हो रही मौत? फिर इतना लॉकडाउन, इतना कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है जब कोरोना से कोई मर नहीं रहा है? तो अगर वबा उत्तर प्रदेश में नहीं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के ताल्लुक से फेसबुक पर नाजिबा पोस्ट किए जाने के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेशगी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद के प्रोफेसर शहरयार अली ने अपने फेसबुक अकाउंट से स्मृति ईरानी के बारे में नाजिबा पोस्ट जारी की थी। शहरयार अली के खिलाफ गुज़श्ता 7 मार्च को मकामी बीजेपी लीडर ने फिरोजाबाद के रामगढ़ पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी गुजार शहरयार अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने समाअत के बाद जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अदालत का कहना था कि मामला संगीन नौयत का है और ये कि अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कई मुतजाद बातें कही हैं। ऐसे में मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत की अर्जी खारिज करने के साथ ही शहरयार अली की मुतनाज़ा पोस्ट को शेयर करने वाली हुमा नकवी को भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीमांचल के इलाके में कोरोना मुतासरीन की मदद को लेकर MIM ने कमर कस ली है। MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये इलाका पहले से भी काफ़ी पसमानदा है और ऊपर से कोरोना की बीमारी ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। ऐसे में MIM सदर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाएं सीमांचल के लोगों के लिए मुहैया कराई गई हैं, जिसके लिए पार्टी के अरकान असम्बली ने उनका शुक्रिया अदा किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह मौका एक दूसरे को ताउन करने का है ताकि इस वबाई मर्ज पर काबू पाया जा सके। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की लागत में अररिया, पूर्णिया और किशनगंज के सदर हॉस्पिटल्स के लिए एक आला पैमाने का उन्होंने हमें वेंटिलेटर दिया है और हर एक हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं, ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स और आइसोलेशन के किट्स, पैरासीटामोल, जिंक
और मल्टीविटामिन टैबलेट्स के किट्स उन्होंने दिए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और कोरोना के इस वबा से, इस पहल से लड़ने में एक दूसरे का ताउन करना हमारा फरीजा है। इस फरीजे को बहुस्न खूबी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिहार में यास तूफान की वजह से हो रही बारिश से दारुल हुकूमत पटना पानी पानी हो गया। पटना के पौष इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर को डूबने से बचाने प्री मानसून तैयारियों की पोल खुल गई है। हमेशा लगता है क्या? हर साल बारिश जब भी होती है तब भी लग जाता है, और हर साल पूरा मतलब घर में पहले तो लोग रहते थे नीचे में भी, अब बारिश की वजह से लोग नीचे भी नहीं आ रहे हैं। जल जमाव से प्रभावित इलाके रहे हैं, उन इलाकों में 2 से 3 घंटे में हम लोग पटना के इलाकों में पानी जमा हुआ है, जिसको निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पटना हाई पास सब हाउस से लगातार पानी निकाला जा रहा है। पटना में हुए जल जमाव का जो जल निकासी हो रहा है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ी का पंप हाउस है जहाँ से ये पूरा पानी जो है वो निकाला जा रहा है। खास करके जो राजेंद्र नगर कंकड़बाग के इलाके में जो जल जमाव है या जो पानी बारिश का पानी है उसे निकालने के लिए देखिए ये जो पंप हाउस है किस तेजी से ये पानी यहाँ से निकल रहा है। हालांकि अभी भी बहुत से इलाकों में जल जमाव है, लगातार तस्वीरें आ रही है, लेकिन पंप हाउस चल रहा है और लगातार इसके द्वारा पानी की निकासी पटना से की जा रही है और ये पानी सीधा यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है पटना से। तो ये पंप हाउस है और आप देखिए कितना हेवी पंप हाउस है और काफी मात्रा में यहाँ से पानी निकल रहा है। और खास करके लाइट अगर कट जाती है तो ऐसे में आप देखिए इधर बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए गए हैं जो कि इस पानी को निकालने के लिए जो मोटर चलते हैं उसको जो बिजली है वो देते रहे। तो इसलिए देखिए बड़े बड़े यहाँ पर जनरेटर्स लगाए गए हैं ताकि बरसात में जो जिस तरह से पटना डूबा था वो तस्वीर दोबारा न दिखे। यहाँ पर देखिए कुछ कर्मी हैं, हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो पानी है लगातार निकल रहा है बिना रुके लगातार निकल रहा है। सभी पंप चल रहे हैं? सभी पंप चल रहे हैं, सारा। जनरेटर भी आप लोगों का ये है, जब लाइट कटता है तो बैकअप पावर के लिए जनरेटर भी हमारा, अगर लाइट चली जाएगी तो ये हमारे जनरेटर से ये मोटर चलेंगे। मतलब 24 घंटे पानी निकले इसकी व्यवस्था है। हाँ। आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो जल जमाव की स्थिति पटना में है उस पानी को उन जगहों से निकाला जा रहा है और नालों के द्वारा ये जितने भी पानी है उसे पंप हाउस तक लाया जा रहा है और उसके बाद इस नाले के द्वारा पटना से बाहर इसको पानी को निकाला जा रहा है। कैमरापर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार बारिश से छपरा से बलिया को जोड़ने वाले जयप्रभा पुल का अप्रोच टूट गया है, जिसकी वजह से हेवी गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ रहा है। पुल के किनारों में दरारें नजर आ रही हैं। मरम्मत का काज शुरू कर दिया गया है। यास तूफान के कारण सड़क मार्ग को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है और खास करके बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली जयप्रभा सेतु के अप्रोच रोड को देख सकते हैं कि आप किस तरह से नुकसान हुआ है। यहाँ से जो रेन कट है, बड़ी पैमाने पर रेन कट हुआ, 2 जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर तत्काल भारी वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया। हालांकि यहाँ पर अधिकारी पहुँच गए हैं, मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी जो यातायात है यहाँ के लोगों से बात करते थे, किस तरह से ये कटा हुआ, कैसे कटा हुआ? ये तो 3 दिन से 26 तारीख से ही काफ़ी कंटिन्यू बारिश हो रहा है। कंटिन्यू बारिश होने के चलते ये क्या है, पहले से भी स्लैब को अप्रोच में स्लैब सेटल किया था, पहले इसको मेंटेन किया गया नहीं गया। अब क्या हुआ कि ये 26 तारीख से जो बारिश हुआ, काफ़ी हेवी रेन हुआ, जिसके चलते ये स्लैब लेकर नीचे के स्काउरिंग कर नीचे से कटाव कर इसको लेकर बैठ गए। देखिए बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से पानी जो ओवरफ्लो हुआ है ब्रिज के ऊपर से, क्योंकि ड्रेनेज स्पॉट्स की एक कैपेसिटी होती है, तो उससे ज़्यादा जो फ्लो हुआ है उसकी वजह से जो है अप्रोच